तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र उपचुनाव से जुड़ी हुई। यहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। 28 साल बाद बीजेपी की पुणे कस्बा पेठ से हार हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार जुटे हैं। पुणे के कस्बा पेठ से कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर की बड़ी जीत हुई है। 10,000 वोटों से शिंदे और बीजेपी का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी को उन्होंने 10,000 वोटों से हराया है। ये जो सीट कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र अंबेडकर की यहां पर बड़ी जीत हुई है। उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को हराया है। महाराष्ट्र उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जहां पर 28 साल बाद बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल पुणे में कस्बा पेठ जो सीट है उससे कांग्रेस उम्मीदवार ने 10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी और शिंदे के जो प्रत्याशी थे उनके गठबंधन के प्रत्याशी पर 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है रविंद्र धंगेकर ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर ये बड़ी जीत इसलिए भी कही जा रही है कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए क्योंकि इस सीट पर 28 साल बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और ये बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। 28 साल बाद इस सीट को खो दिया है कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने। और ये तस्वीरें इस वक्त वहीं से आ रही हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो हैं वो जीत मना रहे हैं पटाखे फोड़कर, एक दूसरे पर रंग लगाकर। वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका इसलिए माना जाएगा क्योंकि 28 साल बाद पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी यहां से हारे हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि आप देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर समीकरण क्या थे, लेकिन बीजेपी 28 साल बाद यहाँ से आ रही है। सबसे बड़ा फिगर ये है। और दूसरा बड़ा फिगर ये है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की वहाँ पर गठबंधन सरकार चल रही है और एकनाथ शिंदे की पार्टी को अब असली शिवसेना का तमगा मिल चुका है। इन स्थानीय समीकरणों पर भी बात करेंगे, आगे हमारे रिपोर्टर से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। क्लियर कट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल गई है। कांग्रेस और सीपीएम सीपीआई लेफ्ट का गठबंधन 18 सीटों पर, त्रिपुरा 9 पर सिमट चुकी है, 9 तक आ गई है, 16 तक चली गई थी, अदर्स 1 पर। अब बात कर ले मेघालय की। मेघालय में बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 5 पर, एनपीपी 26 पर, टीएमसी 5 पर, अदर्स 18 पर। ये रुझान चल रहे हैं। रुझान और नतीजे दोनों में आपको जोड़ के बता रहा हूं क्योंकि यही ट्रेंड फिलहाल आ रहा है हमारे पास। 59 सीट, नागालैंड में 60 की 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी और नेफ्यू रियो की पार्टी के गठबंधन की 37 सीटें हैं, क्लियर बहुमत। कांग्रेस 2, एनपीएफ 2, एनसीपी 5 और अदर्स के खाते में 14 सीटें। प्रीति जी, आज की बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग तो पूर्वोत्तर से आ रही है, लेकिन इस बीच ये जो बड़ा झटका लगा है बीजेपी को महाराष्ट्र में, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि एकनाथ शिंदे को अभी इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का सिंबल देते हुए ये ठहराया था कि यही असली शिवसेना है। दोनों ने, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने और बीजेपी ने गठबंधन में इस उपचुनाव में हिस्सा लिया था और यहां से बीजेपी 28 साल में पहली बार इस सीट को हारी है। और जो जीत मिली है कांग्रेस के प्रत्याशी को मिली है, रविंद्र धंगेकर को ये बड़ी जीत मिली है क्योंकि वो 10,000 से ज्यादा वोटों से हराने में कामयाब रहे हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन के उम्मीदवार को। तो ये उपचुनाव में बड़ी इस वक्त एक अपडेट सामने आ रही है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, किस तरह से आज बीजेपी और उनका गठबंधन इस हार को देखेगा? 28 साल बाद किसी उम्मीदवार ने उनके प्रत्याशी को हराया है। क्या स्थानीय समीकरण थे अंकुर, ये भी बताइए। देखिए 1995 में अगर मैं लेकर चलूंगा तब वहां पे ये उपचुनाव हुआ था, तब कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था और उसके बाद से लगातार बीजेपी है 28 सालों से इस सीट को अपने कब्जे में कर रही हुई थी। मुक्ता तिलक इससे पहले उम्मीदवार थी। साल 2019 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी इसको बीजेपी ने जीता था। मुक्ता तिलक ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था और बीजेपी ये सीट जीत गई थी, लेकिन जब उनका निधन हो जाता है उसके बाद सीट खाली होती है। 2 सीटें होती हैं बेसिकली, कस्बा जो जिला है वहां की और पिंपरी चिंचवड की, दोनों पे चुनाव हुए हैं। कस्बा में बहुत बड़ा झटका लगा है। परंपरागत 28 सालों से एक सीट मानी जा रही थी बीजेपी की, मजबूत वोट बैंक होने के बावजूद अगर यहां पर हारी है तो सोचना होगा बीजेपी को, क्योंकि क्या पार्टी को लेकर नाराजगी निकल कर आई है या जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसको लेकर ये पूरी की पूरी नाराजगी देखने के लिए मिली। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पर कस्बा की सीट 28 साल के बाद उनके हाथ से निकल गई है उपचुनाव में। ठीक है,
कस्बा की सीट उनके हाथ से निकल गई है। सीधे अपने मेन उस पर फोकस पर वापस आते हैं, लेकिन चलते चलते आरती जी एक कमेंट, क्या आप इसे झटके के तौर पर देखेंगी? देखिए, एक सीट को इतना बड़े लेवल पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शंस में वहाँ क्या होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना को ब्लैक बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये 28 साल बाद अगर ग्राउंड खिसका है तो क्यों खिसका है। लेकिन जो आपका मेन मुद्दा था आज का, कि जो एलाइज है बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में, वो लोगों ने ये जो आज उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और कहीं ना कहीं अगर जितने भी उनके वोटर हैं, उनको अगर जरा सा भी संदेह होता कि केंद्र में 2024 में बीजेपी नहीं कांग्रेस आएगी या टीएमसी आएगी या कोई थर्ड फ्रंट आएगा, तो आप देखते कि ये जो रुझान हमको आज दिख रहे कुल बिल्कुल अलग दिशा में होते। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन इलेक्शंस का जो हमने आज रिजल्ट देखा, रुझान देखा है नॉर्थ ईस्ट में, उसी तरह के रुझान हमें 2024 में भी दिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे चलूंगा, आगे इसी स्टोरी पर हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर जीते हुए मेरे धंगेकर साहब हैं, उनका फोन इन मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी से किसी का मिल जाए, शिवसेना से किसी का मिल जाए और उद्धव गुट से किसी का मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी अब एक वहां पर महाविकास आघाड़ी है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्थानीय समीकरण क्या थे। यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया है चुनाव आयोग ने, वो किस आधार पर सुनाया है? वो इस आधार पर सुनाया है कि कितने एमएलए शिंदे के पास है, कितने एमएलए उद्धव के पास है। तो इसमें शिंदे के पास जरूरत से ज्यादा बहुमत है। फिर कितने वोट विधानसभा में शिंदे गुट के एमपीज को मिले और एमएलएस को मिले, वो कैलकुलेट किए गए हैं और यही कैलकुलेशन उद्धव गुट के साथ जितने उनके किए गए, इसमें भी उनको बहुमत है, एमपीज में भी बहुमत है, पार्टी पदाधिकारियों में भी बहुमत है। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने कहा है कि शिवसेना जो है असली वो एकनाथ शिंदे की है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो क्या ये मात्र अपवाद है या महाराष्ट्र के अंदर एक ट्रेंड बता रहे हैं? आप क्या कहेंगे सर इस पर, मनोज जी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो भी रिपोर्ट बना था एकनाथ शिंदे के पक्ष में, और उसी के आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया देखने का काम इलेक्शन कमीशन का था कि कितने पदाधिकारी आ रहे हैं, कितने एमएलए आ रहे हैं, कितने एमपी आ रहे हैं, और सारे लोगों को फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट करके इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसने जमा किया और उस आधार पे इन्होंने उसको मान्यता दिया एकनाथ शिंदे गुट को। सबसे बड़ी बात जो अभी वहाँ की जीत को लेकर आप आश्वस्त है, देखिए कहीं भी राजनीति जहाँ पे जुड़ाव होता है, वाजपेयी ने शुरुआत किया था, छोटे छोटे दलों को अपने के साथ लाकर एक लड़ाई को शुरू किया था। कांग्रेस अभी ये शुरुआत कर रही है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे गुट आया है उसके साथ बीजेपी का तालमेल कितना बन पा रहा है, क्योंकि अभी कार्यकर्ता जो है वो दोनों तरफ से बिखरे पड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे और ठाकरे के गुट में। और वो जब कार्यकर्ता एक तरफ एक व्यवहार और एक निर्णय पे नहीं आएंगे, तब तक बीजेपी को उतना फायदा होते नजर नहीं आएगी। कांग्रेस के साथ फायदा क्या है कि अभी कांग्रेस और शरद पवार जो गठबंधन बना है, इसमें जितने भी इनके ठाकरे गुट के लोग हैं, चाहे 2,000 वोट है, वो तुरंत शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उनको रिएक्शन है कि हमको शिंदे को हराना है, और वो वोट जो है वो डायरेक्टली मिल जा रहा है। अभी शिंदे गुट का और बीजेपी के गुट का मेरा मानना है कि तालमेल मैं एक बात यहाँ पर साफ कर दूं, मैं एक बात साफ कर देता हूँ। 2 सीटों पर बाय इलेक्शन था, एक पिंपरी चिंचवाड़ जो बगल की सीट है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है कस्बा पेट से, और एक कस्बा पेट में था। तो कस्बा पेट में एमवीए 10,500 वोट से जीत गई है, लेकिन जो पिंपरी चिंचवाड़ से खबर आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी पीछे चल रही है और जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन का कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। तो ये 1-1 है, यानी 2 उपचुनाव हुए हैं, एक में बीजेपी आगे है और दूसरे में कांग्रेस जीत चुकी है। और ये तो दोनों इसके पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से चलते हैं अंकुर त्यागी के पास, क्योंकि अंकुर ये दोनों सीटें बीजेपी के विधायकों के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जिसके चलते उपचुनाव कराना पड़ा। आज जो ये पुणे में कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत आई है, जिस तरह से
उसका विश्लेषण किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं मैसेजिंग की कमी एज अ यूनिट एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तरफ से, क्या उसका कहीं खामियाजा भुगता है यहाँ पर उन्होंने? देखिए, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो इलाका है यहाँ पे थोड़ा सा ब्राह्मण बहुल इलाका रहा है। इसका इतिहास अगर पीछे जाके देखेंगे तो गिरीश बापट यहाँ से आते थे। हाल फिलहाल उनकी तस्वीरें अभी हाल ही में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो बहुत ख़राब तबीयत के बावजूद वो चुनाव प्रचार के लिए भी उतरे, वोट देने भी गए। उनके साथ पूरी मेडिकल इक्विपमेंट की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। वो एक इमोशनल अपील करने के हिसाब से थी। उसके बाद चूँकि वो हट गए, उसके बाद जो मुक्ता तिलक हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में, वो भी ब्राह्मण समाज से आती हैं। ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ, गिरीश बापट हो चाहे मुक्ता तिलक हो, ब्राह्मण समाज से आती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ा वोट बैंक है वो 36,000 वोट बैंक ब्राह्मण समाज का है। और इस बार जो टिकट दिया गया वो ओबीसी समाज के टिकट को लेकर दिया गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, क्योंकि इसके बाद बाकायदा कुछ जगहों पे कस्बा में इस तरह के पोस्टर लगाए गए जहाँ पे ब्राह्मण समाज की नाराजगी को जाहिर किया गया था। ठीक है अंकुर, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ रहे हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और सीधा उस खबर का रुख कर लेते हैं। अतीक गैंग पर आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सफदर अली के घर पर बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। 4 बुलडोजर नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची है और अतीक गैंग पर जो ये सरकार की कार्यवाही है उसके चलते बड़ी अपडेट आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम और शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अगले 1-2 दिन में अतीक गैंग के जो फाइनेंसर हैं नफीस के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अब से थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन शुरू होगा और ये जो तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अतीक गैंग पर पूरी तरह से जो है सरकार एक्शन ले रही है। जहां एक तरफ छापेमारी चल रही है वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, और बुलडोजर किनके घर पे चलाया जा रहा है? वो लोग जो इस मामले में आरोपी हैं लेकिन एब्सकॉन्डिंग है, फरार हैं, पुलिस के बोलने के बावजूद सामने नहीं आ रहे हैं, भाग चुके हैं। इसलिए उन पर सख्ती बढ़ाने के लिए पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। जो मकान अवैध हैं उनका भी क्लॉज देख रही है कि ये जो मकान बनाए गए हैं या वैध हैं या अवैध हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस घर में रहने वाले गायब कहाँ हो गए। तो इससे शक पुलिस का और गहराता है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। गुड्डू मुस्लिम जो है शूटर था, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने अतीक के बेटे से बात की थी, बिरयानी जैसा कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि भाई जो घटना हो रही है कि बिरयानी की पार्टी है वहां पर आ जाओ। दरअसल वो हत्या की बात कर रहे थे कि उमेश पॉल की हत्या कैसे करनी है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इस पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे।